हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, यूजीसी नेट 2021 इकोनॉमिक्स पेपर को हम लोग डिटेल में एनालिसिस कर रहे हैं। आज है पार्ट 6। इस सीरीज़ में अभी तक हम लोगों ने पार्ट 5 तक डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट कवर किए हैं। तो अभी आने वाले कुछ वीडियोस में ये पूरी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। इसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे पब्लिक फाइनेंस के जो क्वेश्चंस आए हुए थे। पब्लिक फाइनेंस में टोटल क्वेश्चंस आए हुए थे 9 क्वेश्चंस, और ये 9 क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस थे जो सिलेबस में से ही थे, बाहर से कुछ नहीं था। तो पब्लिक फाइनेंस हम लोग बार बार बोलते हैं, पब्लिक फाइनेंस एक छोटा एरिया है। इस एरिया को आप लोग कुछ भी इसमें से मिस मत करना, क्योंकि छोटा एरिया है, इसलिए आपके जितने भी पॉइंट्स हैं वो सभी के आने के चांसेस मैक्सिमम इसमें रहती है। ठीक है। देखते हैं कि 9 क्वेश्चंस कौन से हैं, और 9 क्वेश्चन के साथ साथ आपके जो अदर क्वेश्चंस हैं, क्योंकि रिलेटेड क्वेश्चंस भी इसमें क्लियर हो जाएंगे। चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आपने 2018 से लेके भी अब तक 2020 तक के एग्जाम पेपर देखे होंगे तो उनमें ये एक बार रिपीट जरूर आपको मिलेगा। ठीक है। अरेंज दी फ्लोइंग टैक्सेस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो जितने भी ये टैक्सेस हैं, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट हैं पब्लिक फाइनेंस या पब्लिक इकोनॉमिक्स का। चलो, सर्विस टैक्स 1994, ठीक है, अब याद रख लीजिएगा। और इनकम टैक्स, अब इनकम टैक्स बोला हुआ है आफ्टर इंडिपेंडेंट इनकम टैक्स 1961, ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट। लेकिन इनकम टैक्स अगर बात करें तो सबसे पहले 1860, ठीक। और उसके बाद बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन एक्ट, ये एक्ट जो है 2005 का है। और गिफ्ट टैक्स 1958, और गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसका तो हमें पता ही है, 2017, ठीक है, 1 जुलाई को। और 1 जुलाई को ही हम लोग जीएसटी डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, जीएसटी डे। तो इसमें ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, क्योंकि जीएसटी से जितने भी क्वेश्चन हैं मैक्सिमम कुछ तो पूछे जा चुके हैं और कुछ पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है। तो क्रोनोलॉजी इनकी जब सेट करेंगे उससे पहले थोड़ा देख लेते हैं इनके बारे में डिटेल। सर्विस टैक्स, और सर्विस टैक्स जो रिकमेंडेशन थी वो थी डॉक्टर राजा चिल्हा कमेटी की। ठीक है। आरसी जो राजा चिल्हा कमेटी है, ये पहले भी पूछा जा चुका है इसमें से क्वेश्चंस। ठीक। तो डेट याद रख लेना, 1 जुलाई 1994। चलिए, उसके बाद जो नेक्स्ट है इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स 1860 में शुरू हुआ था, फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय सर जेम्स विल्सन। तो जेम्स विल्सन ने ये इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले, तो ये डेट याद रखनी है। अब उसके बाद टाइम टू टाइम कुछ चेंजेस आने शुरू हो गए थे, और स्पेशली जो ये वाली डेट है ये इंपॉर्टेंट है, इनकम टैक्स एक्ट। आफ्टर इंडिपेंडेंस एक्ट कब बन गया? इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। और बीच बीच में इसके बहुत सारे अमेंडमेंट आए, लेकिन ये अभी तक पूछा नहीं गया है और ना ही पूछा जाएगा। तो आपको एक याद रखना है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। और ब्राउड इनटू फोर्स कब से शुरू हुआ? 1 अप्रैल 1962 से अप्लाई भी हो गया, ठीक है। और इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये ध्यान में रखना। तो यहाँ इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स पूछा हुआ था सिर्फ, तो इसलिए 80-60 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बैंकिंग कैश ट्रांजेक्शन एक्ट। बैंकिंग कैश ट्रांजेक्शन एक्ट, जब भी आप विड्रॉल करोगे कैश, तो उसमें कुछ ना कुछ प्रोपोर्शन आपका टैक्स लगेगा, जिसको हम बोलते हैं बैंकिंग कैश ट्रांजेक्शन एक्ट। फर्स्ट टाइम ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2005 में, ठीक है। तो डेट 2005, और उसको बंद कर दिया गया था 2009 में, ठीक, मतलब यूपीए गवर्नमेंट ने। गिफ्ट टैक्स 1958। और भी डिटेल्स हैं, पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और वहाँ से आप लोग इसकी डिटेल में स्टडी कर लेना। और जीएसटी, ठीक है, हमें सभी पता है जीएसटी डे हम लोग 1 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज़ 1 जुलाई 2017 को ये अप्लाई हो गया था। 5 स्लैब्स हैं, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। और कई बार हम लोग ये भी डिस्कस करते हैं कि ओनली 4 स्लैब्स हैं, मतलब 4 डिफरेंट टैक्स स्लैब्स हैं, लेकिन जो 0% वो एग्जेम्प्ट लिमिट, वो एग्जेम्प्ट में आता है, ठीक। चलिए, तो जो हमारा करेक्ट सीक्वेंस होना चाहिए था, सबसे पहले बी, ठीक, तो इस तीनों में होना चाहिए, एक को एलिमिनेट कर दो। और उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका 1958 गिफ्ट टैक्स, दैट इज़ डी। तो ये हमारा जो थर्ड है करेक्ट दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद ए एंड सो ऑन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पूछा हुआ है, द मूवमेंट फ्रॉम द ओल्ड लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन टू न्यू एंड हायर लेवल ऑफ कॉल्ड। अब यहाँ पे न्यू टैक्सेस और न्यू एक्सपेंडिचर, तो कौन सा कॉन्सेप्ट है?
ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि किस थ्योरी से है। वाइसमैन पीकॉक हाइपोथेसिस से का ये क्वेश्चन है और तीन इफेक्ट डिस्कस किए हुए हैं। तो वीडियो थोड़ा सा लेंथी होगा, लेकिन एक्सप्लेन हम लोग इसमें जितनी भी चीज़ें हैं एक्सप्लेनेशन डिटेल में करेंगे। सो वाइसमैन पीकॉक वाइसमैन जो थ्योरी थी, तीन भागों में उसको डिवाइड किया गया था। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इंस्पेक्शन इफेक्ट और कंसंट्रेशन इफेक्ट। अभी तीनों इफेक्ट से कुछ ना कुछ पूछा जा चुका है हर बार। ठीक है, तो यहाँ पूछा हुआ है डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। तो डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या होता है, जब लोअर रेट ऑफ टैक्सेस एंड एक्सपेंडिचर को रिप्लेस कर देती है न्यू एंड हायर लेवल ऑफ टैक्सेस से, और जो बर्डन रहता है, बर्डन पहले जैसा ही रहता है। ठीक, मतलब इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि टैक्सेस बढ़ रहा है, तो टैक्सेस बढ़ने के साथ साथ एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। अब एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो लोगों की इनकम वगैरह बढ़ेगी। ठीक है, तो जितना प्रोपोर्शनेटली अगर दोनों इंक्रीज होगा तो बर्डन नहीं आएगा। तो ये कौन सा लेवल कौन सा हो गया मूवमेंट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। सो ओल्ड लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन से हम लोग न्यू पे मूव कर रहे हैं। अब और बात कर लेते हैं कि दूसरा जो इंस्पेक्शन मेथड क्या है। अब इंस्पेक्शन मेथड ये है, इंस्पेक्शन मेथड होता है समीक्षा करना किसी चीज़ की, मतलब जो चीज़ हमने पहले निगलेक्ट कर दी थी अब उस चीज़ को सोल्यूशन फाइंड आउट करना। जैसे वॉर एंड अदर सोशल डिस्टर्बेंसेस फ्रिक्वेंटली फोर्स पीपल एंड देयर गवर्नमेंट टू फाइंड सोल्यूशंस। ठीक है, उनके सोल्यूशंस जो पहले निगलेक्ट कर दिए गए थे। फिर आता है कंसंट्रेशन इफेक्ट। कंसंट्रेशन इफेक्ट भी काफ़ी पूछा गया है डायरेक्ट। सो कंसंट्रेशन मतलब जब सेंट्रल गवर्नमेंट की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फास्टर रेट से मूव करेंगी एज कम्पेयर टू स्टेट और लोकल गवर्नमेंट एक्टिविटी। ठीक है, सिर्फ इतना ही ध्यान रखने की ज़रूरत है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा हुआ है 15th फाइनेंस कमीशन में से। आपको याद होगा 15th फाइनेंस कमीशन हमने डिटेल में किया था वीडियो, तो उसको आप लोग इस कर लेना। ठीक है, अगर कोशिश करेंगे कि उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उसमें भी कुछ मिस मत करना। 15th फाइनेंस कमीशन डिटेल्ड रिकमेंडेशन है। सो that is 15th finance commission has recommended that the state be given what percent of the divisible tax pool। तो divisible tax pool अब स्टेट के लिए थोड़ा सा चेंज हुआ था एज कम्पेयर टू 14th फाइनेंस कमीशन। ठीक है, सो द पीरियड 2021 एंड 2022 टू 25-26। तो जो करेक्ट आंसर है हम लोग डायरेक्ट चलते हैं। पहले 42% था, अब 1% रिड्यूस हो कितना हो गया 41%। तो डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये आपका आंसर अगर आपको पता भी था लास्ट प्रीवियस में क्या था, तब भी इसका आंसर आप इजीली आप लोगों ने दे दिया होगा। ठीक है, 42% पहले था, अब कितना है 41% इस फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन है। चलिए, तो थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। द शेयर ऑफ स्टेट इन द सेंट्रल टैक्सेस फॉर 2021 टू 26, क्योंकि जो टाइम पीरियड है 15th फाइनेंस कमीशन का, और आपको ये भी पता होगा कई बार आ जाता है कि वो इज द चेयरमैन ऑफ, चेयरमैन आ जाता है कि चेयरमैन कौन है। चलिए, आपको पता ही होगा चेयरमैन कौन है। ठीक है, NK सिंह, सो नंद किशोर सिंह, और ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4, द इंसिडेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल एंटायरली बी ऑन मोनोपोलिस्ट। कौन सा टैक्स ऐसा है जिसका बर्डन मोनोपोलिस्ट फेस करेगा या फिर बियर करेगा। सो राइट आंसर की तरफ चलते हैं। आपको याद होगा पार्ट 1 में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था लमसम टैक्स। तो लमसम टैक्स ऐसा है जो मोनोपोलिस्ट शिफ्ट नहीं कर सकता। ठीक है, सो राइट आंसर है लमसम टैक्स। लेकिन अब थोड़ा देखते हैं कि लमसम टैक्स कैसे वर्क करता है। सो मिनिमम अमाउंट ऑफ टैक्स आपको देना ही पड़ेगा वट एवर योर लेवल ऑफ आउटपुट एंड वट एवर लेवल ऑफ इनकम, तो उसको हम बोलते हैं लमसम टैक्स। अब लमसम टैक्स के साथ साथ एक होता है प्रॉफिट टैक्स। ठीक है, तो ये दोनों ही टैक्स क्या करेंगे, जो एक्सेस प्रॉफिट हो रहा है प्रोड्यूसर को, मोनोपोलिस्ट को, वो रिड्यूस कर देंगे। ठीक, तो डायग्राम से हम लोग समझते हैं, लास्ट टाइम हमने डायग्राम यूज़ किया था। सो इक्विलिब्रियम वहाँ बनता है जहाँ पे दो कंडीशंस होती हैं, MC = MR, एंड सेकेंड कंडीशन ये होती है जहाँ पे MC कट्स MR फ्रॉम बिलो। ठीक है, ये दो कंडीशंस है, तो दो कंडीशन फुलफिल यहाँ होती है, MC और MR एक दूसरे के बराबर है, और उसके बाद MC कट कर रहा है फ्रॉम बिलो। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट OQ एंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ प्राइस जहाँ ER टच करेगा यहाँ पे, ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ प्राइस है, दैट इज OP। अब एवरेज कॉस्ट, ठीक है, जहाँ पे एवरेज कॉस्ट को टच कर रहा है ये वाला, तो ये बीच का जो प्रॉफिट, ये हो गया प्रॉफिट मोनोपोलिस्ट का। सो लमसम टैक्स इंपोज होने से जो एवरेज कॉस्ट कर्व है वो हो गया शिफ्ट ऊपर, और जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे अब देखो जो शेयर है या फिर जो प्रॉफिट है वो हो गया रिड्यूस मोनोपोलिस्ट का। तो मोनोपोलिस्ट इसको शिफ्ट नहीं कर सकता कंज्यूमर के ऊपर। ठीक है, बाकी डिटेल में है, इसको PDF में डाउनलोड करके इसको एक बार पढ़ लेना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो कैनन ऑफ टैक्सेशन, कैनन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर पहले ही पूछ चुका है, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली पूछ चुका है। तो कैनन ऑफ टैक्सेशन किसने दिया है, एडम स्मिथ ने, और कैनन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर
ये दिया है फिंडले सिरास ने। और उसके बाद इफेक्टिव इंसिडेंस ऑफ टैक्स, जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स है ये ऑलरेडी कॉन्सेप्ट दिया है डेल्टन ने, ठीक है, लेकिन यहाँ जुड़ा हुआ है हिक्स ने, तो डेल्टन और हिक्स का नाम भी इसमें जोड़ सकते हो। उसके बाद बेनिफिट रिसीप्ट अप्रोच, दैट इज लिंडाल, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में इनकी जो कैनन ऑफ टैक्सेशन में क्या क्या चीज़ इंक्लूड है या फिर एक्सपेंडिचर में क्या क्या चीज़ इंक्लूड है। सो कैनन ऑफ टैक्सेशन जो एडम स्मिथ ने कॉन्सेप्ट दिया था, इसको डिवाइड किया गया है या फिर जो 4 कैनन्स हैं। अब कैनन्स क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टैक्सेशन की, टैक्सेशन एक एफिशिएंट कैसा होना चाहिए। सो नंबर 1 है कैनन्स ऑफ इक्वालिटी और इक्विटी, उसके बाद है कैनन ऑफ सर्टेनिटी एंड कैनन ऑफ इकोनॉमी एंड कैनन ऑफ कन्वीनियंस। और इसमें कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि इनमें से कौन सा नहीं है कैनन्स, ठीक है, कैनन ऑफ एक्सपेंडिचर या फिर कैनन ऑफ टैक्सेशन नहीं है। तो ये 4 चीज़ें हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। अगर ट्रिक देखनी है तो ये ट्रिक भी आप लोग अपनी तरफ से भी कोई ट्रिक बना सकते हो। सेकंड वन इज कैनन्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, तो ये कॉन्सेप्ट दिया है फिंडले सिरास ने, और फिंडले सिरास ने इसको 4 भागों में डिवाइड किया है। एक एफिशिएंट पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी होनी चाहिए, कैनन्स ऑफ बेनिफिट, कैनन्स ऑफ इकोनॉमी, कैनन्स ऑफ सैंक्शन एंड कैनन्स ऑफ सरप्लस, ठीक है। ट्रिक आप अपनी यूज़ कर सकते हो या फिर ये सीक्वेंस है इसको आप अपने अकॉर्डिंगली भी याद कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट है इफेक्टिव इंसिडेंस ऑफ टैक्स। तो इफेक्टिव इंसिडेंस ऑफ टैक्स होता है, बेसिकली इंसिडेंस ऑफ टैक्स क्या होता है कि ऐसा बर्डन जो एक्चुअली हमें बियर करना ही पड़ेगा, हम लोग शिफ्ट नहीं कर सकते। सो एंटायरली हु एक्चुअली बियर द बर्डन ऑफ टैक्स इज नोन एज इफेक्टिव इंसिडेंस ऑफ टैक्स, ठीक। सो डेल्टन ने भी अपनी एक इसमें जो डेफिनेशन है वो दी हुई है। और उसकी बात है बेनिफिट प्रिंसिपल। अब बेनिफिट प्रिंसिपल आपका टोटली बेस्ड है एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल पे, मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर या पब्लिक टैक्सेशन पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो एबिलिटी टू पे, जो टैक्सेस पे करेंगे हम लोग वो एबिलिटी टू पे के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। सो बेनिफिट प्रिंसिपल सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट दिया था नट विक्सन ने 1896, फिर एरिक लिंडाल ने 1919 में, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेनली नाम आता है वो लिंडाल का ही आता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें जो भी आंसर है आप लोग एक बार मैच कर लीजिएगा कि सुटेबल आंसर कौन है, ठीक है। फर्स्ट का 2, सेकंड का 3, फर्स्ट का 2, सेकंड का 3, इन दोनों में से आएगा आंसर, एंड थर्ड का 1। तो हमारे पास जो सेकंड है वो करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, जीरो बेस बजटिंग पूछा हुआ है। तो जीरो बेस बजटिंग किसने दिया था कॉन्सेप्ट, पहले तो ये आएगा, ठीक है। किस कंट्री में ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले आया था ये पूछेगा। एक बार आपको अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो जीरो बेस बजटिंग किसने दिया था, थोड़ा कमेंट करेंगे कि जीरो बेस बजटिंग कब और किसने दिया था, और ठीक है, और फिर इंडिया में ये कब आया था, क्योंकि हमने अपनी वीडियोज़ में ये डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं, ठीक। सो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बेस्ड ऑन कॉस्ट बेनिफिट इन टर्म्स। तो जीरो बेस बजटिंग क्या होता है, हम लोग बजट को प्रिपेयर करते हैं विद जीरो रेफरेंस, या फिर पब्लिक एक्सपेंडिचर पब्लिक टैक्स पुराने किसी काम के नहीं है, अभी हम लोग जीरो से काउंट कर रहे हैं, ठीक है, एक न्यू बैलेंस शीट क्रिएट कर रहे हैं। सो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बेस्ड ऑन कॉस्ट बेनिफिट टर्म्स। तो कॉस्ट बेनिफिट टर्म्स है, इसमें ज़्यादा जो पब्लिक सर्विसेज हैं, जो सर्विसेज है उनमें हमें ज़्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉस्ट एफिशिएंट या कॉस्ट बेनिफिट टर्म्स है, करेक्ट है। अनलिमिटेड डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है, जब भी यहाँ पे घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, जब भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है तो उसको पैसा या तो वो उधार लेती है या फिर आरबीआई से प्रिंट करवाती है, ठीक है। अगर अनलिमिटेड होगा तो ये तो बात बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि अनलिमिटेड डेफिसिट भी एक लिमिट में ही ठीक है, ठीक है। तो बी तो हो नहीं सकता। अब जिसका भी बी है ना इसमें, वो उसको एलिमिनेट कर दो, इसमें बी है एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया और ये भी एलिमिनेट हो गया, बचा क्या सिर्फ एक, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग अ न्यू बजट राइट फ्रॉम द स्क्रैच। तो एक नया बजट है विद जीरो बेस। उसके बाद प्रिपेयरिंग द बजट निगलेक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस। तो पुराना एक्सपेंडिचर क्या है, टैक्सेस क्या है, वो सब हम लोग नहीं काउंट करते, ठीक है। तो ये भी करेक्ट है। सो ए, सी और डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ सोर्स ऑफ मार्केट फेलियर। और मार्केट फेलियर और एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, मॉरल हैजार्ड प्रॉब्लम, एडवर्स सिलेक्शन, ठीक है, उसको अच्छे से कर लीजिएगा, एंड एक्सटर्नैलिटीज़ और मार्केट फेलियर। मार्केट फेलियर तब होगा जब यहाँ पे फ्री राइडिंग प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। फ्री राइडिंग प्रॉब्लम मतलब जैसे पब्लिक गुड्स हैं, कोई भी यूज़ कर सकता है, तो उस केस में मार्केट फेल हो जाता है, मार्केट मैकेनिज्म वर्क नहीं करेगा प्रॉपर। सो एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक गुड्स, करेक्ट है, पब्लिक गुड्स होगा तो मार्केट फेल होगा।
उसके बाद द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नैलिटीज़, पब्लिक गुड्स वो होते हैं जो फ्री राइडिंग प्रॉब्लम्स है, कोई भी यूज़ कर सकता है, वी कैन नॉट डिनाई समवन टू यूज़। सो प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नैलिटीज़, एक्सटर्नैलिटीज़ में दो तरह की होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो पॉजिटिवली इफेक्ट कर सकती है कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी किसी की, और नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती है, तो मार्केट इसमें भी फेल हो गया। नेक्स्ट, द फैक्ट दैट सम गुड्स आर राइवल इन कंजप्शन, राइवल्स जो प्राइवेट गुड्स होती हैं वो राइवल्स होती हैं। तो प्राइवेट गुड्स में राइवल मीन्स कि आपको कोई चीज़, किसी की चीज़ कोई यूज़ करे या नहीं करे, आपको मना भी कर सकता है कोई, ठीक है, कोई आपको डिनाई कर सकता है कि वो आपकी पर्सनल कार, कि आप उसकी पर्सनल कार ड्राइव कर रहे हो तो वो मना भी कर सकता है, ठीक है, राइवल है कंजप्शन। तो प्राइवेट गुड्स में जो मार्केट मैकेनिज्म है वो एफिशिएंट होता है, तो ये एक सोर्स नहीं है। उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ मोनोपोलीज, मोनोपोलीज होगा, मोनोपोलीज में क्या होता है, इसमें भी डिक्टेटरशिप आ जाता है, तो मार्केट मैकेनिज्म यहाँ भी फेल होना शुरू कर देता है, ठीक है। सो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो ए, बी और डी, ए, बी एंड डी, सो सेकंड वन इज करेक्ट। सो कॉजेज ऑफ मार्केट फेलियर, इनको अच्छे से देख लीजिए, एक्सटर्नैलिटी, पब्लिक गुड्स, मार्केट कंट्रोल, चाहे मोनोपोली है, ओलिगोपोली है, या इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, मॉरल हैजार्ड्स वगैरह। चलिए नेक्स्ट वन, विच मेथड कैन हेल्प इन अटेनिंग अ वेलफेयर इंप्रूवमेंट इफ एक्सटर्नैलिटीज एग्जिस्ट। अभी कह रहे हैं एक्सटर्नैलिटीज एग्जिस्ट हैं, चाहे पॉजिटिव है या चाहे नेगेटिव है, अब उससे क्या होगा, वेलफेयर इंप्रूवमेंट कैसे किया जा सकता है। सो नंबर वन, रेगुलेशंस, क्या रेगुलेशंस इंपोज कर दें, रेगुलेशन इंपोज करोगे तो जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है उन पर रेगुलेट हो सकता है, बिल्कुल करेक्ट है। असाइनिंग प्रॉपर्टी राइट्स एंड परमिटिंग बार्गेनिंग्स, अगर प्रॉपर्टी राइट्स जिसकी वो प्रॉपर्टी है या मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो उस केस में भी क्या होता है, एक ऑनरशिप वाली जो राइट्स है वो आ जाते हैं, तो यहाँ पे भी बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद पिगमेंट टैक्स, अगर पिगमेंट टैक्स इम्पोज होगा तो क्या होगा, तो जो पिगमेंट टैक्स इम्पोज होगा तो टैक्स उन चीज़ों पे इम्पोज होता है पिगमेंट जो चीज़ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट कर रही है, ठीक है, जैसे इंडस्ट्री है या फिर स्मोक कर रही है या फिर कुछ और एक्टिविटीज़ हैं जो नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही हैं, तो उस पर टैक्स इम्पोज करेंगे, तो टैक्स इम्पोज करने से वो एक्टिविटीज़ कम होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। सो पिगमेंट टैक्स भी करेक्ट है। सो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है, ठीक। और हाउ टू कंट्रोल मार्केट फेलियर या फिर हाउ टू रीड फ्रॉम एक्सटर्नैलिटीज़, ये जितने भी ऑप्शंस हैं बिल्कुल करेक्ट हैं, ठीक है, इनको याद कर लेना, क्योंकि ज़्यादा आपको डीप करने की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट पॉइंट याद कर लेना। लास्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रेलिवेंट फॉर जेंडर बजटिंग। सो जेंडर बजटिंग का कॉन्सेप्ट नया कॉन्सेप्ट नहीं है, 2005 में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको, ठीक है, यूज़ किया हुआ है या फिर अप्लाई किया हुआ है। सो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी बहुत बार आ चुका है, तो यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन इसी वे में आते हैं, कुछ स्टेटमेंट दिए होते हैं 2-3, ठीक है, जैसे यहाँ पे प्रिपेयरिंग अ सेपरेट बजट फॉर वुमेन, वुमेन के लिए सेपरेट बजट नहीं है, जैसे रेलवे के लिए सेपरेट बजट होता था पहले, वैसे सेपरेट बजट नहीं है, बजट का ही पार्ट है, बजट में एलोकेट कर दिया जाता है कि वुमेन की अपलिफ्टमेंट के लिए या फिर इम्प्रूवमेंट के लिए। सो उसके बाद जेंडर बजटिंग इज़ नॉट प्रैक्टिस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये प्रैक्टिस नहीं किया, बिल्कुल किया है 2005 में ये यूज़ गवर्नमेंट ने किया था, ठीक है, बजट में, तो ये भी गलत है। इवेल्युएटिंग बजटरी प्रोविजंस विद जेंडर पर्सपेक्टिव, तो जितने भी प्रोविजंस हैं बजटरी के, हम लोग क्या ध्यान रखना है, जेंडर पर्सपेक्टिव ध्यान रखना है, हाँ बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, तो जेंडर को मेनली यहाँ पे पर्सपेक्टिव, तो इसलिए इसका नाम यही है जेंडर बजटिंग, ठीक, तो यहाँ पे ये करेक्ट है। उसके बाद जेंडर बजटिंग इज अ टूल फॉर जेंडर एम्पावरमेंट, तो जेंडर एम्पावरमेंट के लिए स्पेशली ये स्कीम है, ठीक है, दैट इज, ये भी करेक्ट है। सो सी और डी जो है ना वो करेक्ट आंसर है, सी एंड डी। बाकी इसको डिटेल में आप लोग पढ़ सकते हो कि इसमें इंडिया में 2005-06 के बजट में ये इंट्रोड्यूस हुआ था, और उसके बाद पार्ट ए है इसका, पार्ट बी है, पार्ट ए में वुमेन स्पेसिफिक स्कीम्स है, मतलब 100% एलोकेशन फॉर वुमेन, दूसरे में है प्रो स्कीम्स, दैट इज प्रो वुमेन स्कीम्स, तो इसमें स्पेशली दोज वर एटलीस्ट 30% ऑफ द एलोकेशन इज फॉर वुमेन, ठीक। सो जेंडर बजटिंग कॉन्सेप्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछ रहे हैं आजकल, तो इसको यहाँ से भी आप लोग स्टडी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट वीडियो में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 7, ठीक है, इस सीरीज का। सो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मनी एंड बैंकिंग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो मनी एंड बैंकिंग इम्पोर्टेंट टॉपिक है या फिर इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है आपकी यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का, क्योंकि यहाँ से ये जो मेजर पोर्शन है इंडियन इकोनॉमी और मनी एंड बैंकिंग मेजर पोर्शन पूछता है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू।